नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराव विजय सिंह व महाराव लक्ष्मण सिंह के बारे में। आज हमारा डूंगरपुर का इतिहास पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा डूंगरपुर का इतिहास पूर्ण होने वाला है। अगर आपने वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट तुरंत वो पिछले वाले वीडियो देख लें और आगे हमारे साथ कंटिन्यू इतिहास को कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। कहने की ज़रूरत ना रहे, फटाफट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि महाराव उदय सिंह की मृत्यु कब हुई, तो वो 13 फरवरी 1898 को हुई। 13 फरवरी 1898 की इनकी मृत्यु होने के बाद, किनकी? महाराव उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो महाराव उदय सिंह के पौत्र यानी पोते विजय सिंह शासक बनते हैं। और विजय सिंह जब शासक बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, उस समय इनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। मात्र और मात्र ये 11 वर्ष के थे जब डूंगरपुर के स्वामी बने। और इनकी जो पढ़ाई हुई, इन्होंने मयो कॉलेज अजमेर से अपनी कॉलेज संपन्न की। मयो कॉलेज अजमेर। मयो कॉलेज किसने बनाई? तो मयो कॉलेज भारत के गवर्नर जनरल वायसराय मयो द्वारा बनाई गई थी, अजमेर में बनाई गई थी। और उस कॉलेज में इनकी कॉलेज पढ़ाई पूरी होती है। अब देखिएगा कि अंग्रेजों ने जब किसी भी राज्य के साथ, राजपूताना का हो या भारत का किसी भी राज्य हो या कोई भी रियासत हो, जब उनके साथ संधि कर ली तो ये हुआ करता था कि जो भी अगला शासक बनेगा तो उस अगले शासक को अंग्रेज सरकार द्वारा शक्तियां दी जाती थी। यानी वही शक्ति जो उनके पिता दादा को दी जाती थी अंग्रेज सरकार द्वारा शासन पर विराजमान होने के कारण, जब वो उनकी मृत्यु हो गई, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं कि महारावल उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तो राज्य की सारी शक्ति अंग्रेज सरकार के पास चली गई। इनके द्वारा किए गए इकरारनामे में यह साफ लिखा हुआ है। अब उदय सिंह की सारी शक्ति अंग्रेज सरकार के पास है, तो अंग्रेज सरकार जब अगला शासक बनाएगा, माफ कीजिएगा, उदय सिंह के बाद जो अगला शासक बनेगा उस शासक को इस राज्य की सारी शक्ति प्रदान करेगा। तो ये सारी शक्तियां 27 फरवरी 1909 को एजीजी 1909 को एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कर्नल पिन्हे द्वारा डूंगरपुर आकर उदय विलास महल के दरबार बनाकर उदय विलास महल में आए। इन्होंने दरबार किया, वहां पे दरबार बुलाया और दरबार बुला के महारावल को ये सारी शक्तियां लौटाई। अब देखिएगा, ये तो बात हो गई इन्हें शक्तियां लौटाने की, लेकिन महारावल विजय सिंह खुद ने अपने शासनकाल में अपने राज्य के लिए क्या किया, अपनी जनता के लिए क्या किया? तो इन्होंने एक तो देखिएगा विजय पलटन नाम की एक सेना बनाई। विजय पलटन नाम की एक सेना बनाई। और ये सेना कब बनाते हैं? 1910 में बनाते हैं। और ये फैक्ट अगला जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या फैक्ट है कि इन्होंने महारावल विजय सिंह ने कम ब्याज पर, कम सूद पर उधार देने के लिए अपनी जनता को एक बैंक खोला। और उस बैंक का नाम क्या है? राम लक्ष्मण बैंक। ध्यान रखिएगा, उस बैंक का नाम क्या है? तो राम लक्ष्मण बैंक। राम लक्ष्मण बैंक। राम लक्ष्मण बैंक। इनके द्वारा अपनी जनता को कम ब्याज पर उधार देने के लिए यह बैंक खोला गया। अब देखिए कितना अच्छा कार्य किया इन्होंने। अपनी जनता को, जो जनता पैसों के लिए मर रही थी, उस जनता के लिए इन्होंने ये बैंक खोला। और ये क्या करते हैं? और ये अपने दादा की स्मृति में, अपने दादा की याद में 100 रुपए का उदय शाही, 100 रुपए का उदय शाही
शेयर प्रारंभ करवाते हैं, 100 रुपए का उदयशाही शेयर प्रारंभ करवाते हैं। अब देखिएगा, जब इनके शासनकाल चल रहा था तो इनके शासनकाल में एक घटना घटी। घटना आप याद रख भी सकते हैं, नहीं रखे तो भी इतनी कुछ खास नहीं है, कि 6 मई 1910 को जो लंदन के स्वामी थे एडवर्ड सप्तम, उनका स्वर्गवास हो गया। 6 मई 1910 का उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी स्मृति में, ये आप याद जरूर रखिएगा कि उनकी स्मृति में डूंगरपुर में 1910 में डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नाम का तालाब इनके द्वारा बनाना प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ किया को याद रखिएगा, ना कि पूर्ण किया जाता है, केवल प्रारंभ किया जाता है। किनके द्वारा? विजय सिंह द्वारा केवल प्रारंभ किया जाता है एडवर्ड समुद्र तालाब का निर्माण। लेकिन पूर्ण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण इनके जो अगले उत्तराधिकारी होंगे, इनके बड़े बेटे लक्ष्मण सिंह द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, विजय सिंह की योग्यता और विजय सिंह के कार्यों से प्रसन्न होकर सम्राट जॉर्ज पंचम ने इन्हें 1912 में अपने जन्म दिवस पर KCIC का खिताब दिया। इन्हें यह खिताब अपनी अंग्रेज सरकार के प्रति सेवाओं के लिए दिया गया। अब देखिएगा, ये तो बात हो गई इनके छोटे मोटे कार्यों की। अब बात आती है कि इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात है, एक राजा किस तरह से शासन करता है, अपनी शासन व्यवस्था को किस तरह से चलाता है, प्रजा के साथ न्याय व्यवस्था किस तरह से करता है, प्रजा के साथ व्यवहार कैसा करता है। तो इनके द्वारा 1918 को, किनके द्वारा? विजय सिंह द्वारा, महारावल विजय सिंह द्वारा 1918 को एक सभा का गठन किया जाता है और उस सभा का नाम है राज प्रबंध कारिणी सभा। राज प्रबंध कारिणी यानी राज्य के प्रबंधन के लिए इस सभा का गठन किया जाता है, और राज प्रबंध कारिणी। अब देखिए कि दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अपील सुनना, कानून बनाना, यह भी जरूरी है। और इस मामलों के लिए इनके द्वारा राजशासन सभा का गठन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है। तो दीवानी मामले कौन से होते हैं और फौजदारी मामले कौन से होते हैं? दीवानी मामले वो मामले होते हैं जो संपत्ति से जुड़े होते हैं। जैसे आपकी दादा परदादा से जो संपत्ति चली आ रही है, उस संपत्ति में आपके अगर भाइयों में विवाद होता है तो वो विवाद जो सुलझाया जाएगा वो दीवानी मामलों में सुलझाया जाएगा। और दीवानी एक उर्दू शब्द है। दीवानी एक उर्दू शब्द है और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक मामले, सिविल मामले। अंग्रेजी में सिविल और हिंदी में इसे व्यवहारिक मामले कहा जाता है। अब फौजदारी मामले क्या होते हैं? तो फौजदारी मामले लड़ाई झगड़े से मामले होते हैं। यानी आपका आपके पड़ोसी के साथ अगर झगड़ा होता है तो वो मामला जो कोर्ट में सुलझाया जाएगा वो फौजदारी मामला कहलाता है। फौजदारी, अक्सर आपने देखा होगा कि दीवानी मामलों से फौजदारी मामलों का निर्णय जल्दी आता है। क्यों आता है? क्योंकि संपत्ति तो कहीं जाने वाली नहीं है। आपके दादा के पास थी, आपके पास आई है, ये तो कहीं जाएगी नहीं। लेकिन फौजदारी मामले में अब जिसने किसी का मान लो खून कर दिया है, तो वो खून किया हुआ व्यक्ति की जब आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसे क्या सजा सुनाई जाएगी। तो ये कार्य थोड़ा जल्दी किया जाता है। महारावल विजय सिंह द्वारा विधवा विवाह को जायज बताया गया और इनके द्वारा विधवा विवाह पर बढ़ावा दिया गया। इनके राज्य में विधवा विवाह पर आज़ादी दी गई कि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष किसी विधवा महिला से विवाह कर सकता है, उसको पूर्ण आज़ादी है, उसे समाज में बुरा नहीं समझा जाएगा। और इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने कन्या की शिक्षा के लिए, कन्याओं की यानी लड़कियों की शिक्षाओं के लिए
इन्होंने देवेंद्र कन्या पाठशाला खुलवाई। देवेंद्र कन्या पाठशाला इनके द्वारा खुलवाई जाती हैं और इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि विजय राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो वो महारावल विजय सिंह द्वारा करवाया जाता है। और इनका जो देहांत हुआ वो देहांत 15 नवंबर 1918 को हुआ और इनके जब मृत्यु हुई इनकी आयु 31 वर्ष की थी। माफ कीजिएगा 21 आया 31 वर्ष की थी इनकी आयु थी। और इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो है लक्ष्मण सिंह। ये इनके बड़े पुत्र हैं लक्ष्मण सिंह और इनके निधन के बाद ये अगले स्वामी बनते हैं। और ये जब डूंगरपुर के स्वामी बनते हैं तो इनकी भी आयु उतनी थी जितनी विजय सिंह की थी और इनकी आयु 11 वर्ष थी। देखिए दोनों की विडंबना पिता पुत्र की दोनों की आयु उतनी थी जब वो स्वामी बने। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है कि इनके द्वारा अपने पिता द्वारा छोड़े गए अधूरे निर्माण कार्य, एक तो राजराजेश्वर जो कि विजय राज राजेश्वर मंदिर था, उस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाते हैं। और एडवर्ड समुद्र जो तालाब बनाया गया था उस तालाब का भी इनके द्वारा निर्माण पूर्ण करवाया जाता है। और जब ये शासन पर बैठे तो अब देखिएगा 11 वर्ष की आयु तो कोई शासन के लायक नहीं है। अब जब ये शासन पर बैठे और बाल्य अवस्था में थे तो इनके राज्य का प्रबंधन करने के लिए दक्षिणी राजपूत के पॉलिटिकल एजेंट मेजर डी एम फील्ड के निरीक्षण में एक काउंसलिंग बनाएगी, एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के द्वारा इनके राज्य का प्रबंधन किया जाता था। और जब इनका शासन काल था तब भारत का एकीकरण, माफ कीजिएगा, राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, जिसे आप राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, जिसे आप पूर्व राजस्थान के नाम से जानते हैं, उस राजस्थान संघ में इनका राज्य का विलीन हुआ। इनके साथ साथ राजस्थान की इस चरण में 9 रियासतों का विलय हुआ या पूर्व राजस्थान संघ में इनका विलय हुआ। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, एक तो डूंगरपुर तो थाई और कुशलगढ़। इन सभी रियासतों का 9 रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ। और कब हुआ? 25 मार्च 1948 को यह विलय हुआ। इस विलय की जो राजधानी रखी गई, इसकी राजधानी कोटा को रखा गया। जब कभी मौका मिला तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पूरा जानेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे। जब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।